सबसे पहले मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 9 के जीव विज्ञान के पाठ जीवन की मौलिक इकाई के प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करेंगे। आप जब अपनी किताब को NCERT वाली बुक को जब आप पढ़ेंगे तो टॉपिक्स के बीच बीच में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। उन्हीं प्रश्नों का उत्तर क्या होगा वो आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने और कैसे की? कोशिका की खोज किसने और कैसे की? अब हम लोग उत्तर देखते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया। इन्होंने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कार्क की पतली काट का अवलोकन किया और पाया कि इनमें मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं। इन्हीं प्रकोष्ठों को उन्होंने कोशिका नाम दिया। प्रश्न संख्या 2। ये जो प्रश्न है ये कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। इसका जो पॉसिबल उत्तर हो सकता है वो हम लोग देखते हैं। सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है, इसलिए इसे जीवों की संरचनात्मक इकाई कहते हैं। एक जीवित कोशिका वो सभी मूलभूत क्रिया जैसे श्वसन, उत्सर्जन, पाचन इत्यादि कर सकती है जो जीवन के लिए अति आवश्यक होती है। इसलिए कोशिका को क्रियात्मक इकाई कहते हैं। इस प्रश्न में बच्चों 2 प्रश्न है। पहला कि कोशिका को जीवन की संरचनात्मक इकाई क्यों कहते हैं, और दूसरा है कि क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। अब हम लोग प्रश्न 3 देखते हैं। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका से कैसे अंदर तथा बाहर जाते हैं, इस पर चर्चा करें। प्रश्न ये कह रहा है कि कोशिका के अंदर और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी कैसे आता जाता है, इसी पर चर्चा करना है, इसी का उत्तर लिखना है। तो उत्तर हम लोग देखते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका में बनने वाला एक वेस्ट मटेरियल है, अपशिष्ट पदार्थ, जो कि कोशिका से बाहर निकालना बहुत ही आवश्यक होता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका में अधिक सांद्रता में एकत्र हो जाती है, कोशिका के बाह्य पर्यावरण में CO2 की सांद्रता कोशिका में उपस्थित CO2 की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है। अतः विसरण प्रक्रिया द्वारा CO2 उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करता है और कोशिका से बाहर निकल जाता है। जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली से हो
तो परासरण कहलाती है। दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों ही विसरण प्रक्रिया द्वारा कोशिका के अंदर आता जाता है, लेकिन जल की प्रक्रिया मुख्य रूप से परासरण कहलाती है जब यह वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली से होकर गुजरती है। परासरण एक प्रकार से विसरण का ही एक प्रकार है, जिसमें वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली की उपस्थिति अनिवार्य होती है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली जो कोशिका की होती है उसका प्रकृति होता है, नेचर होता है कि वह वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है, तो उसे क्यों ऐसा कहते हैं यही पूछ रहा है। अब इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। प्लाज्मा झिल्ली कुछ चुने हुए पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है, इसलिए इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। स्टूडेंट, प्लाज्मा झिल्ली की एक विशेषता होती है कि यह कुछ चुने हुए, कुछ सेलेक्टिव पदार्थों को ही बाहर से अंदर और अंदर से बाहर आने जाने देती है, न कि सभी पदार्थों को। और कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों की गति को ये रोकती भी है, इसीलिए इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। वर्णात्मक को इंग्लिश में सेलेक्टिवली है ना, तो इसलिए कुछ सेलेक्ट किए हुए पदार्थों को ही यह अंदर आने जाने देती है और कुछ पदार्थों को ये बाहर से अंदर और अंदर से बाहर जाने को रोकती है, इसीलिए इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। स्टूडेंट, ये प्रश्न आपको एग्ज़ाम में बहुत काम आएंगे। आप इसे ध्यान से सुनिए, इनके उत्तरों को समझिए और हो सके तो एक जगह इसको आप अपनी कॉपी में नोट भी कर लीजिए। यह आपको बहुत काम आने वाले हैं एग्ज़ाम में। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग कुछ नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। थैंक यू।